नहीं भाई अकेडमी थर्सडे को क्लोज नहीं होगा। अकेडमी कब क्लोज होगी ये बाद में डिस्कस करेंगे, कोई पढ़े ना हो। बताए ना कहाँ पे बनती है, कहाँ पे बनती है? 2025 का सवाल है। हाँ बनती कहाँ पे है? बनती कहाँ पे है? फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, सिंथेसिस, किसान को हमारे हमारे कमेंट दे, बाकी हाल पूरा हुआ। क्या पढ़ाया हुआ था? तो जुलम गए हुआ पढ़ाया हुआ तो कौन सी बारी जान किया? पढ़ाया हुआ तैयार नहीं हुआ। मैंने पढ़ाया है केसीआर बनाता है। क्वेश्चन ये था कि फास्फोलिपिड कहाँ पे बनती है? ताकत वाले जवाब है इंतजार में आवा चाय नबी दी दवा क्या डाल कर जवाब दो अभी जवाब अरे दुखो आनो ये ऑप्शन करे दिन तो उपयोग को ऑप्शन आनो माना तो अल्लाह अजीजों में डाल दिया सही है ना? सही उसका रीडिंग न बनाओ, उसका रीडिंग न बनाओ। दादा भाई बोले पर आप लोग हमने जो 1500 साल ज्यादा इंडियन की तैयारी कर रहा बाहर देखना है पड़ेगा। प्लाज्मा लॉगिन जगाए टाइम पास को लेकर जी सिंथेसिस है कोड टाइप के कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पर आप लोग मनवा बनाता एक दुखी गाड़ी की शराबों का मेन की शराब पाई तो जरा समझो रक्ष मन करे मेरी भाई कहाँ से निशान पड़े हुआ है हमारा दरी न पढ़ाया हुआ लास्ट में दरी पढ़ाया तो इनो बड़ी 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 बात तंग जी में ना जब रहे मां जाने तो तंग न गया। हेलो बोलो सवाल नंबर पे हो न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ पे बनती है? न्यूक्लियर प्रोटीन है क्या? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है क्रोमोसोम यानी राइबोसोम ये कहाँ पे बनते हैं? जो हमारे को जवाब ध्यान दो। अच्छा सुभान अल्लाह न्यूक्लियर प्रोटीन रक्त पर बनती है सुना समझो सुभान अल्लाह आवाज में बोलते अरे डाल दिया क्रोमोसोम बनते हैं सेल में न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं कहें बाकी राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस ऐसे जवाब है। हाँ क्रोमोसोम की प्रोटीन और राइबोसोम की प्रोटीन कहाँ पे बनती है? अब सवाल सही है नहीं आंसर इज नहीं। मैंने ये बात मेरे ख्याल में 200 दफा बताई है जितनी भी प्रोटीन बन के न्यूक्लियस में जाएंगी वो नॉट बनेगी फ्रॉम आरिया वो बनेगी फ्रॉम द राइबोसोम व्हिच इज फ्री। ये सवाल मुझे पक्का सवाल हो गया कितना बताया था बड़ौदा बड़ौदा
गोल्डी बॉडी पैकेजिंग इंटीग्रेशन मॉडिफिकेशन करती है, ऐसी ऐसी बातें याद होती हैं आपको बस। अगर शर्म मचे तो ना कार्बोहाइड्रेट वाली कोई नहीं पढ़ाया है, फॉस्फोलिपिड बुक में लिखा राजानी गहरा फॉस्फेट बढ़िया नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है उसके पास में, और न्यूक्लियोप्रोटीन और जो है ग्लाइकोलिपिड मतलब एंटीजन सबसे जल्दी हो, और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एंटीजन दोनों है, और इन दोनों में से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में से और 2025 का सवाल है ये न्यूक्लियोइड एंड सेरिब्रॉइड किसको कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड को में ज्यादा होती है सेरिब्रॉइड और न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है। वेरी गुड, ये भी आएगा न्यूक्लियोइड एंड सेरिब्रॉइड सेल मेम्ब्रेन में फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक साइट फ्रॉम द मैट्रिक्स साइट कहां से हो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से या साइटोप्लाज्म की तरफ से साइटोप्लाज्म का एंटीजन अलग ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन दबाना चाहो ना बेटा सवाल होंगे घना जातीय सवाल सभी सब्जेक्ट में मिला है समझ वाला ठीक बुक की लाइन है ना हो दिया बोले की जब की बाहर होना है ना में दरे की नॉलेज समझ में आ रहे दिमाग खड़ी बना दो तो समझ में आते रखी गए ना होगा जेको बार टेक्निकली पढ़े में टेक्निकली ओबलवा और मिनती गने डाको टाइप टेक्निकली पढ़े ना भले रटा पकाना उतनी थोड़ी जो मालूम बड़े रटाई का मालूम ग्लाइकोप्रोटीन किस ब्लड ग्रुप में एब्सेंट मुदिया अदुल्लू अंजीबी और अब्दुल कादर जी का बलावल तो है माइकल डाउन साथ आ रहे हो बदे रहे और जाओ वो ब्लड ग्रुप में होती है एबीओ वाली नहीं होती, बाकी एंटीजन होती है ना, ये सवाल ही गलत है। कैसे भाई ये मेरा ब्लड ग्रुप है क्या हो मतलब कोई एंटीजन नहीं, एबीओ की एंटीजन नहीं है ना, मैं भी आरएच वाली एंटीजन है, चलो ये भी नहीं है तो और दो टाइप के और एंटीजन है जो है इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, चीजों को पहचानने के लिए, जानने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, हार्मोन्स के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि एबीओ ब्लड ग्रुप वाली ग्लाइकोप्रोटीन वो ब्लड ग्रुप में नहीं होती है ना, जनरली हो सकती है। अगर जैसे मैंने आंसर दिया वो ब्लड ग्रुप मैंने क्यों दिया, बाकी सारे ऑप्शन से ये सही है, कह सकते हैं कि वो में ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती है। अगर मुझे सब में नहीं होती क्या होती है, कौन सी कंडीशन में, कंडीशन पे आ जाए तो बताएंगे एबीओ वाले में बात हो सकती है। बच्चों बंद बकार है अदा है भाई सिस्टम मोकलाए बिजली वही कहीं चयो बायो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पढ़ायो जेरा नुकसान करायो थी समझे ना बात सवा बैठ का गिलास जल्दी बनी ठीक है पानी को गिलास तैयार
मैं बात सुने भैया ना हाँ टेक्निकली पढ़ाना चाहे हम तो ताकि नाम दे टेढ़ा सवाल है लेकिन अच्छा है आचरण ठीक है समझा तो सिद्धि वाले काम के सब याद है ट्रेनिंग के कार्यों में नाम पास होगा राणा पढ़ाया नहीं ट्रेडो शुरू करा ठीक है ना लेक्चर जो मुझे आया लाइक करो बंदा दबा सब्सक्राइब करो शेयर करो बड़ा अरे वहां लोग आया तो मुझे के बात लो चलो मार को दुआ मैं जेठो नाम डॉक्टर सुरम मर्गी तो बोलो बढ़िया है बड़ा तो दवा पड़े ना ये हमें कर बाहर चले तो मुझे लग रहा था कि तेरे मेरे हाथ में चले तो सर लेक्चर बुक ले तो रिव्यू वगैरह अब आज का वो तो मैंने क्या मुझे लेक्चर क्या बात है अनसब्सक्राइब करे अरे पता चलिए एंजाइम की कौन सी स्ट्रक्चर है भाई स्ट्रक्चर ऐसा होता है एंजाइम तो उसके अंदर चेंज करके ऐसा बनाया जाता है मतलब एक जगह पे या 2 या 3 4 जगहों पे खड्डा बनाया जाता है एंजाइम में स्ट्रक्चर उसमें क्या बनाया जाता है खड्डा बनाया जाता है उसमें इसको कहते हैं पता है हमने तुम्हें क्यों बनाया है इसको कहते हैं हम आपके ऊपर लगाएंगे स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप मतलब आपकी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज फिर हम कहेंगे कि आपको हमने बनाया है लिपिड के साथ बाउंड करने के लिए आपने लिपिड के साथ बाउंड करना है अगर प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए बनाया होता तो वैसे ग्रुप लगा दे अगर ग्लूकोज के साथ बाइंड करवाने के लिए बनाया गया हो तो जैसे ग्लूकोज में पहले कार्बन पर H2 ये वो उसको लिंक करने के लिए एंजाइम पर ऐसे ग्रुप लगाए जाते हैं ताकि वो उसी के साथ क्या कर सके बाइंड कर सके बॉडी में प्रोटीन को ले जाया जाता है ओजी को ऑर्डर दिया जाता है इसको बनाओ लिपेज प्रोटीन को एंजाइम को क्या बनाना है लिपेज मींस प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम जो बाइंड करेगा लिपिड के साथ क्या बनाना है प्रोटीन बना प्रोटीन का हुआ है बाइंड भी करेगा किसके साथ इस प्रोटीन के साथ नहीं इस प्रोटीन के साथ चलो यह है प्रोटीन ओजी को कहा जाएगा इसको बनाना है अमाइलेज तो बताएं चेन प्रोटीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है बाइंड करेगी और जिससे बाइंड करेगी फिर उसी से बाइंड करेगी किसी और से बाइंड नहीं करेगी मतलब उसके अंदर लगाया गया जैसे हाई कंसंट्रेशन हो जाए पानी की और लो हो जाए तो पानी कहाँ जाएगा ऐसे ही समझे भाई अगर 2 मॉलिक्यूल को आपस से रिपेयर किया जाए तो उनके बीच सेम चार्ज होना चाहिए स्टोन के साथ बांध करेगी नहीं करेगी क्योंकि सेम चार्ज है अगर बांध बनवाना है चार्ज क्या रखनी पड़ेगी अपोजिट अगर 3 मॉलिक्यूल है कितने मॉलिक्यूल है 3 इसकी चार्ज इसके साथ मैच नहीं है इसकी चार्ज ज्यादा इसकी कम है आपस में रिएक्ट करेंगी पर इसकी और ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है मतलब ज्यादा डिफरेंट
रही है। एंजाइम को बनाया गया है फॉर बाइंडिंग विद पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। पता है एंजाइम और इसका नेचर? एंजाइम को एक्टिव साइट होती है, इनमें भी 1 इनमें भी 2 इनमें भी 10। एंजाइम अगर कोई तगड़ा है तो इस सेल वाले कोलोन पे डिपेंड करेगा उसके पास एक्टिव साइट कितनी है। इस एंजाइम के साथ एक के साथ 10 खड़े हों, दूसरे के बाद एक खड़ा हो, तो एक एंजाइम एट अ टाइम 10 मॉलिक्यूल से जुड़कर 10 को तोड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसी टाइम में एक मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। फेज फॉर एक्टिव साइट के नंबर पर एंजाइम की स्पीड डिपेंड करती है। उसको कहते हैं सेंट्रल कैटालाइटिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं? सेंट्रल कैटालाइटिक एक्टिविटी, या कहते हैं टर्न ओवर रेट। एंजाइम की स्पीड डिपेंड अपॉन द एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर ड्यू टू द एक्टिव साइट। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे विद। अब बातें सुने। हमने खाना खाया, हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो गया 1 घंटे में। मुझे सुबह का नाश्ता कार्बोहाइड्रेट से जल्दी डाइजेस्ट हो गया, दोपहर को प्रोटीन खाई, हैवी फूड खाया, उसमें 4-5 घंटे के डाइजेस्ट हो गया, रात का लिए से 4-5 घंटे में डाइजेस्ट हो गया। मगर हमने एक खाना पानी में रख दिया, हमने एक खाना एसिड में रख दिया, हमने एक खाना टेम्परेचर पे रख दिया, वो खाना अभी तक नहीं बना, नहीं डाइजेस्ट हुआ। व्हाट इज द वजह? एंजाइम से क्या करते हैं कि स्पीड हो जाती है। ऐसे अभी सुने भाई, एक बर्तन ले लें, शुगर भी डाल दें, ग्लूकोज और सोडियम भी डाल दें, कोई टेम्परेचर ना दे, पानी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। ग्लूकोज जहाँ पड़ा है, सोडियम जहाँ पड़ा है वही पड़े रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर देंगे तो पानी के अंदर रिटर्न मोशन चलेगा, और टेम्परेचर देंगे तो और चलेगा, और देंगे तो बॉइलिंग भी होगी। स्पीड से ग्लूकोज और सोडियम आपस में टकराएंगे तो रिएक्ट करेंगे ना, तो रिटर्न मोशन जरूरी है रिएक्शन के लिए, इसीलिए सेल में साइक्लोसिस जरूरी है। अगर साइक्लोसिस ना होती तो एंजाइम ऊपर फैल रहे होते, सबस्ट्रेट एक कार्बन में पड़ा है, उधर पड़ा है, एंजाइम उधर, सबस्ट्रेट उधर, एंजाइम नीचे सबस्ट्रेट ऊपर, रिएक्शन ही नहीं होता। रिटर्न मोशन जरूरी है, समझ आ रही है? दूसरी बात ये एनर्जी लग रही है पानी की, जो पानी क्या कर रहा है, पानी को छोड़ा रहा है। अब ग्लूकोज सपोज करें 6 कार्बन से बांध करता है सोडियम के साथ, सोडियम और ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन से अटैच हो, रिएक्ट नहीं होगा, सेकंड रिएक्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल थर्ड हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 5 दफा टक्कर लगा, 5 दफा गलत, रिएक्शन टाइम जाया हुआ, खर्चा हुआ, टेम्परेचर आग लगा दी है, खर्चा हो रहा है, हीट का, एनर्जी का। मैं ऐसे नहीं करता। पूछते हैं भाई एंजाइम कैसे टाइम बचाते हो, कैसे एनर्जी बचाते हो? कह रहा है मैं, मेरा सिंपल तरीका है, मैंने एक्टिव साइट को ऐसे बनाया है, अगर मैं एंजाइम हूँ माल्टोज को बनाने वाला, मतलब 2 ग्लूकोज को जोड़ने वाला, माल्टोज सिंथेटेज, माल्टेज तोड़ने वाला, माल्टोज सिंथेटेज, मैं ग्लाइकोसाइड 1,4 लिंकेज बनाता हूँ, अल्फा 1,4 अल्फा बीटा 1,4। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ग्लूकोज के अटैच होने की जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ आया अटैच हुआ, नहीं, ग्रुप लगे हुए, नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ग्लूकोज आके ऐसे अटैच होगा और दूसरा ऐसे अटैच होगा कि उनके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आमने सामने होंगे, एक कार्बन का डिफरेंस भी नहीं होगा। मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, इस ग्लूकोज से OH निकालना पड़ेगा और सेल्फ रिएक्शन हो जाएगा। दो मेरा स्मार्ट तरीका है, स्पेसिफिक काम करता हूँ मैं। मेरे पास ग्लूकोज गलत जगह से अटैच ही नहीं होगा, आपका पानी तो ग्लूकोज से सही, ग्लूकोज और सोडियम को सही से टकरा, तो रैंडम है ना, तो हमें एंजाइम स्पेसिफिक क्यों है? एंजाइम आर स्पेसिफिक ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट। मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि मॉलिक्यूल अटैच ही ऐसे होंगे जहां से रिएक्ट करने वाली जो पॉइंट है वो आपस में क्लोज
ये सबस्ट्रेट के पास टाइटल जाए या एंजाइम के पास? कि उसने सबस्ट्रेट को ऐसे बाइंड किया ना, तो बाइंडिंग साइट भी वेरी स्पेसिफिक है। अगर एंजाइम में ग्लूकोज को बाइंड करके माल्टोज बनाने वाला ग्लूकोज की जगह आ गया मेनोज, which is कार्बन नंबर 7 सेकंड माशाल्लाह 7 आएगा ना, ठीक है। अब मैं आया हूँ अवश्य में माशाल्लाह ठीक आ रहा, which is हमारा ग्लूकोज कार्बन नंबर 2। अब ये एंजाइम देखेगा ऐसे इसी बात को, मतलब मेनोज को मैंने कहा जाओ आपके 5 कार्बन तो वैसे ही हैं, मुझे लगा ग्लूकोज हो और आपने घर की लड़ाई उड़ लो, तो वो उसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा। समझ आ रही है? हाउ एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। एक कार्बन का डिफरेंस एंजाइम नहीं सह रहा, कुछ एंजाइम सह रहे हैं, वो बताऊंगा। सब एंजाइम आर स्लाइटली स्पेसिफिक, थोड़ा ऊंच नीच चलेगा। जैसे रुबिस्को ऑक्सीजन आ जाए तो मोस्ट वेलकम, CO2 आ जाए तो सुपर मोस्ट वेलकम। जैसे कार्बोनिक एनाइड्रेट, वाटर और CO2 आ जाए तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आ जाए तो ये बन गया CO2 और H2O। बनाने वाला भी वही है, तोड़ने वाला भी वही है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी रिवर्स रिएक्शन इसको कहते हैं, रिवर्सन रिएक्शन दोनों करता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये स्लाइडली स्पेसिफिक है। कैसे हैं स्लाइडली ये बताऊंगा, पर बात काम की ये कि एंजाइम आर स्पेसिफिक नेचर, एंजाइम प्रोटीन के बने हुए एंजाइम ग्लोब्यूलर हैं। एंजाइम का नंबर थोड़ा होगा सबस्ट्रेट से, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को निकालेगा तीसरे सबस्ट्रेट। मतलब हम 1.5 किलो खाना खाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल खाते हैं, एंजाइम थोड़े होंगे हमारे पास, सेम एंजाइम हजारों दफा रिएक्शन कर रहा होगा। मजा आ रही है? एक दवा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर उसको निकाल के दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, तो नंबर ऑफ एंजाइम लेस देन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। साइज ऑफ एंजाइम बड़ी है देन सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट इतना बड़ा हो, एंजाइम को लगे चोट सबस्ट्रेट, एंजाइम मर जाए। हाँ, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एंजाइम सीधे अच्छे से खाना चबाना चाहिए। ज्यादा चबाएंगे तो जो खाने के टुकड़े हैं वो छोटे बन जाएंगे। यही नहीं कि माउथ में टुकड़े बनते हैं, स्टमक भी खाने को पीसता है। अगर आप मुंह से चबा के स्टमक को भेजेंगे तो स्टमक को तकलीफ नहीं होगी, थकेगा नहीं, ओवरलोड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अगर आप चबाएंगे सही से नहीं तो स्टमक पे लोड आ जाएगा। ये वारंटी खत्म हो जाएगी 10-12 साल में, नहीं तो 40-50 साल की उम्र में इंशाल्लाह स्टमक काम नहीं करेगा। अच्छे से चबा के खाया करें। स्टमक को आसानी होती है, सिंपल वर्क करता है, जैसे इंजन पे लोड पड़ता है ऐसे नहीं पड़ता। स्टमक पे बड़ा काम की बात ये एंजाइम का नंबर कम होता है, एंजाइम रीयूज होते हैं, एंजाइम की साइज बड़ी होती है सबस्ट्रेट से। अच्छा, एक और बात, एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। वो बताऊंगा कैसे नॉन फंक्शनल होते हैं वेक्टर्स। हाँ भाई, अभी एक थ्योरी है जो कहती है एंजाइम रिजिड है, दूसरी थ्योरी है जो कहती है एंजाइम फ्लेक्सिबल है। पहले इस बात पे आ जाए कि जब एंजाइम ने टाइम कैसे बचाया, ये बात क्लियर हुई? कैसे बचाया? स्पेसिफिक नेचर की वजह से, बीआई की बॉन्डिंग की वजह से। अगर 99% बाइंडिंग हो जाए, 1% ना हो, तो एंजाइम रिएक्शन नहीं करेगा। एक्टिव साइट के 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं बाइंडिंग साइट, ये क्या है? एक्टिव साइट। इसके 2 पार्ट हैं, एक है बाइंडिंग साइट जो क्या करेगी, 100% करेगी, तो ये साइट एक्टिव होगी, जिसको कहेंगे रिएक्शन करने वाली बेटा लाइटिक साइट। ये 100% काम कर लेगी तो ये एक्टिवेट होगी। अगर ये 99% काम किया इसने, 1% तो ये काम नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं करेगा। समझ आ रही है? कभी कभी क्या होता है, एंजाइम के मुंह में आ जाते हैं इनहिबिटर। मतलब क्या, एंजाइम ने समझा सब्सिनेट है, क्या है? हाँ, मेलोनेट। सब्सिनेट और मेलोनेट एक जैसे।
एक दूसरे के मिमिक। तो जब बाइंड कर लिया फिर उसने पता चला यार ये थोड़ा थोड़ा तो चेंज है, मुझे लग रहा था कि सब सीधे है। तो मेलोनेट क्या करेगा, बाइंड कर लिया उसने, अब इंसान बेचारा उसके मुंह में मेलोनेट, अब मेलोनेट को क्या नहीं कर सकता, बाइंड ही बेटा क्या सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा, रिलीज हुआ तो इनहिबिटर रिलीज होगा। समझ आ रही है? तो ये हो गई एंजाइम की रिएक्शन। अगर इररिलेवेंट सबस्ट्रेट आ जाए या उसके जैसा थोड़ा चेंज आ जाए, जैसे कहेंगे अगर प्रोटीएज के मुंह में लिपिड आ जाए, अगर एक प्रोटीएज है एक प्रोटीन को कैटालाइज करने वाला उसके जैसी दूसरी आ जाए जिसको ये रिएक्शन नहीं करने वाला, बाइंडिंग नहीं पूरी हो सकती, बाइंडिंग का पूरा होना जरूरी होता है एंजाइम की रिएक्शन करने के लिए। एंजाइम इनहिबिशन को कैसे खत्म किया जाएगा ये विषय में पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा इनहिबिटर दो टाइप के, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, एंड तीसरा अब आया है आपके नए बुक में अनकॉम्पिटिटिव। अभी मैंने जो बात की वो कॉम्पिटिटिव की बात थी, बट ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा पहले, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है बात है। एंजाइम ये सबस्ट्रेट इंड्यूस पिक्चर कहती है कि एंजाइम फ्लेक्सिबल है, ये कहती है एंजाइम हार्ड है। कौन सी थ्योरी कहती है एंजाइम स्पेसिफिक होनी चाहिए? दोनों कहती है क्या होने चाहिए एंजाइम और स्पेसिफिक है। ये कहती है एंजाइम हाईली स्लाइटली स्पेसिफिक है, ये कहती है एंजाइम हाईली स्पेसिफिक। मतलब ये कहती है कि भाई जैसे ताला और चाबी दोनों हार्ड होते हैं, अगर चाबी का नक्शा सेम हो बट सारी में छोटी हो तो ताले को नहीं खोल सकती। समझ आ रही है? तो आपको ये मैं बात बता दूं, चाबी है वो एंजाइम है, चाबी जो है वो पहले माना जाता है चाबी सबस्ट्रेट है, चाबी को मानते हैं क्या, रिएक्शन वो करती है ना, बंद ताला सबस्ट्रेट है, खुला हुआ ताला ताला सबस्ट्रेट है, चाबी का जो वो लकीरें होती है ना नक्शा, ये एक्टिव साइड है, और चाबी का हाथ वाला जो पोर्शन है ये एरोस्टेरिक साइड है, ये पीछे वाली साइड। समझ आ रही है? अब बताएं कौन सी थ्योरी कह रही है कि ये एंजाइम अगर चाबी के पीछे वाले से और कुछ भी करें तो आगे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हिसाब कह रही है नहीं पड़ेगा, ये हिसाब कह रही है चाबी को आप, ये चाबी है ध्यान से तोड़ दो फिर भी ताला खोल लेगी, खोलने वाली तो ये जगह है ना, और इसको तोड़ने से इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इंड्यूस पिट कहती है ऐसा नहीं है, एंजाइम फ्लेक्सिबल है, एंजाइम फ्लेक्सिबल है। अगर एंजाइम के एक्टिव साइड को आप देखेंगे इंड्यूस पिट मॉडल कह रही है ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट बिल्कुल साइज जितना है, एक्टिव साइड जितना है, और ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। ये कह रही है अब सबस्ट्रेट की साइज और एक्टिव साइड की साइज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। साइज कौन कहता है? कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं? नहीं समझते आप? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ऐसी दो चीजों की साइज जो आसानी से और फिक्स फिट हो, ज्यादा स्पेस भी ना रहे, खुली भी ना रहे, लेकिन खुली नहीं है, फिक्स है, और ज्यादा टाइट भी ना हो। मतलब इन दोनों की जो साइज है एक दूसरे के अक्स है। समझ आ रही है? एक दूसरे को ये तो सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड कैसे करते हैं, बाइंडिंग कैसे होती है? फिक्स, ढीली बाइंडिंग नहीं होती, टाइट बाइंडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं कि टाइट होने से सबस्ट्रेट टूट जाए, और ढीली भी नहीं होती कि रिएक्शन ही ना हो पाए। समझ आ रही है? बाइंडिंग कैसे होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये कहती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की साइज भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब एंजाइम की एक्टिव साइड ना थोड़ा बड़ा हो सकती है ना छोटी हो सकती है। मतलब सबस्ट्रेट फिक्स होना चाहिए, सबस्ट्रेट के टुकड़े मेजर्ड होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग साइड के साइज के अकॉर्डिंग, थोड़ा भी
नहीं आएगा। थोड़ा भी छोटा सबसेट आ तो जाएगा, फिक्स नहीं होगा, सही से रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ रही है? ये कह रही है ऐसा नहीं है, ये कह रही है ऐसा नहीं है। एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं बट है नहीं। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं बट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कहते हैं भाई सबस्ट्रेट अगर ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये क्या है? प्रोटीन। एक्टिव साइड में क्या है डिफरेंस? साइज में, सबस्ट्रेट और एंजाइम में। तो अगर छोटा सबस्ट्रेट है, इजीली डेटा आ जाएगा, तो एक्टिव साइड अपने आप को छोटा करके उसके साथ बाइंड रिड्यूस करेगी एक्टिव साइड अपने आप को, बैंड ज्यादा रहेगी अपने आप को, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट टाइट फिट, नॉट लूज फिट, कॉम्प्लीमेंट्री फिटिंग करेगी। अगर सबस्ट्रेट बड़ा है तो एक्टिव साइड अपने आप को रिड्यूस करके उसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी। इस हवाले से एंजाइम रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। अगर जैसे कैंची चलाने से पीछे से आप चलाते हैं, आगे वाला ऐसा भी चलता है, ऐसे एंजाइम की अगर एक्टिव साइड में कुछ भी होगा तो एक्टिव साइड की साइज शेप में फर्क आएगा। जैसे फॉर्म आए कोई फॉर्म करेगा कोने को फॉर्म चलिए, जैसे फॉर्म होता है, रबड़ होता है, अगर उसके एक साइड को टच करें, निचोड़ लें, सारा वो निचोड़ के आएगा। कैसे हो? जैसे ये देखें, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, अब ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम की शक्ल देखिए, ये वही एंजाइम है, ये और ये एंजाइम वही है। अब इसने क्या किया है? कवर कर लिया है किसको? अपने आप को क्या कर दिया? इंड्यूस किसके ऊपर? परफेक्ट बॉन्डिंग के। तो ये बिफोर रिएक्शन, ये ड्यूरिंग रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट, ये क्या था? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम और प्रोडक्ट निकल जाएगा या डेट होगा? निकल जाएगा। बाइंड क्यों किया था? चलेगा ना प्रोडक्ट एंजाइम से, क्यों निकाला मुझे? क्या कहेगा एंजाइम? एंजाइम कहेगा मैं तुझसे बाइंड करता था तब जब ग्लूकोज, या मैंने बाइंड किया था माल्टोज को, देखिए अब तुम क्या हो? ग्लूकोज हो। ग्लूकोज के साथ अफिनिटी है नहीं मेरी। चलो भाई, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट चेंज है ना, एंजाइम ने चेंज किया है ना सबस्ट्रेट को, किसमें? माल्टोज को, तो ग्लूकोज में। एंजाइम माल्टेज था अगर, तो ग्लूकोज के साथ कैसे बाइंड करेगा? ये एंजाइम स्पेसिफिक माल्टोज। समझ आ रही है? जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेगा जल्दी करो भाई, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन? सबसे कहेगा मुझे तुमने बनाया है, कहेगा नहीं, अब चेंज हो गए, जाओ, हम पहचान नहीं रहे। वैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोडक्ट से कॉम्प्लेक्स तोड़ता है। तो पहले बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग, तो बनेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फौरन ही एंजाइम जुदा प्रोडक्ट जुदा एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, नहीं यूज होगा। प्रोडक्ट की नेचर चेंज होती है सबस्ट्रेट से, है चेंज, है चेंज। कैसे चेंज? माल्टोज एंड ग्लूकोज। अगर माल्टोज इज अ रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट फूड, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट या फूड एक ही बात है, एंड ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट। आप क्या कह सकते हैं? माल्टोज और ग्लूकोज एक ही बात है। आओ रिपीट से, प्रोटीन और अमाइन एसिड एक ही बात है। प्रोटीएज का रिएक्टेंट प्रोटीन और प्रोडक्ट डायरेक्ट तो नहीं होती, आपको भी पता है, पहले पेप्टोन में, फिर डायपेप्टाइड में, फिर अमाइनो एसिड। और दोनों कार्बोहाइड्रेट जो है, मैंने इतना बताया कि एक कार्बन का डिफरेंस हो तो एंजाइम कहेगा कौन हो। मैंने उसको कह रहा था कि तुम क्यों आए हो, मैंने ग्लूकोज के साथ बाइंड करना है, मुझे माल्टोज बनाना है, तुम क्यों आ रहे हो? मुझे पता नहीं, ग्लूकोज नहीं क्यों बने, फिर भी आप कह रहे हैं ग्लूकोज और माल्टोज एक ही बात है। बड़ी बात है, 12 ही कार्बन है ग्लूकोज के पास, माल्टोज के पास भी 12 है। ग्लूकोज के पास जो ग्रुप है माल्टोज के पास भी वही है, और ग्लूकोज के पास फर्स्ट कार्बन फ्री है, माल्टोज में भी फ्री है। इतना बड़ा है
वो 2 ग्लूकोज का बना हुआ, वो भी लेस रिएक्टिव, ग्लूकोज मोर रिएक्टिव, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन इन बॉन्डिंग इन नेचर इन फंक्शनल ग्रुप लेस। थोड़ा फर्क बढ़िया। हाँ, कौन सी कह रही है? जो कहती है अगर पीछे से इनहिबिटर का बाप भी आ जाए रिएक्टेशन हम करते रहेंगे। हार्ड है ना एंजाइम। पीछे से अगर ये कहती है अगर कोई इनहिबिटर आ गया तो मेरी एक्टिव साइट तो क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, तो मैं इंड्यूस नहीं कर पाऊंगी, सही से बाइंड नहीं कर पाऊंगी। कौन सी थ्योरी कहती है दुनिया में इनहिबिटर साइड से आकर की एक्टिव साइड की साइज को शेप को चेंज कर सकते हैं। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चेंज होता हूँ, मैं सबस्ट्रेट को देख के भी चेंज करता हूँ, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी इनहिबिटर जो बाइंड करेगा एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी यूज नहीं होगी। अगर आप डस्टर को एक साइड से पकड़े, इस साइड में फर्क आएगा, इस साइड को पकड़े या ऐसे डस्टर है इसको यूं करके कैसे पकड़े तो पीछे से भी ऐसे हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, या वहीं का सीधा सीधा रहेगा, ऐसे यूं पकड़े ऐसे हो जाएगा। पीछे वाली साइड और आगे वाली साइड को इफेक्ट करने से दोनों साइड्स में फर्क आ रहा है। बात काम की है, कौन सी थ्योरी कह रही है? एंजाइम का अपना प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइड पे यानी पीछे वाली साइड पे अटैच होके एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। इनहिबिटर अपने प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इनहिबिटर अपने अच्छा इनहिबिटर बनाऊंगा इनहिबिशन। एक और बात, कौन सी थ्योरी कहती है, कहा जाता है छात्रों को हमारे, कौन सी थ्योरी कहती है एंजाइम बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। एंजाइम के सबसेट जुदा, एंजाइम सबसेट एंजाइम के शक्ल में देयर इज नो चेंज, एंजाइम के शक्ल में देयर इज नो चेंज, प्रोडक्ट बनाने का ये कह रही है। देखो बिफोर एंड आफ्टर, बट ड्यूरिंग रिएक्शन एंजाइम इंड्यूस्ड है। कौन सी थ्योरी कहती है एंजाइम अपना कंप्लीटली लोकल एनवायरनमेंट बनाता है, सबस्ट्रेट को अंदर कवर कर जाएगा। कौन सी थ्योरी कहती है एंजाइम अपना लोकल एनवायरनमेंट सही से नहीं बना पाता? अच्छा, लोकल एनवायरनमेंट क्या है? अगर मैं लकड़ी को इधर से काटने की कोशिश करूं और ये मेरे हाथ में है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा मैं एक्शन करूंगा, तब जाके ये टूटेगी। अगर मैं सरफेस पे रख के इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, एक्शन ही दो है ना, सही से लगेगा ना, असर लगेगा अच्छे से, जल्दी टूटेगा। तो क्या किया हमने एनवायरनमेंट, मैंने पंखे पे खड़ा होके मैंने आग जलाने की कोशिश की तो नहीं जलेगी। अगर साइड बना ली ऐसा एनवायरनमेंट बना के यूज करके मैं सिगरेट जला लिया और लोगों की जैसे जलेगा इधर नहीं, क्यों? लाइटर से भी नहीं जलेगा। सपोज करें ना हवा तेज है, उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो काम करने नहीं देता। आपको सही तरह से फंक्शन करने के लिए अपना एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को ऐसे नहीं जाकर प्लाज्मा में दूर से गोली मारता है टूट जाओ टूट जाओ। एंजाइम सबस्ट्रेट को अंदर लेकर सही बिठा के सवाल आएगा, एक एंजाइम बनाता है क्या? अब आप बस समझ ले, पंच दबाए सवाल आएगा, पंच दबा दी जो दबा डाला उन्हें सालन के अंदर है ताकि ऊपर ये एक्सरसाइज में भी आता हो। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रिसाइज ओरिएंटेशन में लेके आता है, मतलब लोकल एनवायरनमेंट बना के सही पोजीशन पे बिठाता है। इधर बैठो तो मैं इधर से लगाऊं हेड और एल को। अगर सबस्ट्रेट सही से ना बैठे, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये भी फर्स्ट कार्बन एंजाइम पे आप रिएक्शन नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ होता है। एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट का सही बैठना और एंजाइम के अंदर बैठना लोकल एनवायरनमेंट।
ऐसा ही बैठना प्रेसाइज ओरिएंटेशन विद एक्यूरेसी रिएक्शन में परफेक्शन हाउ एंजाइम डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन perfection precise orientation local environment specific in nature है ना चलो जी अब एंजाइम की डेफिनेशन बता रहा हूँ एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन करते हैं नॉट रिएक्शन करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं रिएक्शन तो पानी में भी होते हैं पानी भी कहता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों छोड़ूंगा मैं एंजाइम कहता नहीं आज भी नहीं अभी किसी सेकंड में है तो चलो एंजाइम टाइम बचाता है एनर्जी भी बचाता है एंजाइम स्टार्ट रिएक्शन के करना है रिएक्शन हो रहे होते हैं अब बच्चे क्या समझते हैं पता है सर एंजाइम में तो पहले रिएक्शन है भाई नॉर्मल मीडियम में सेल में रिएक्शन पहले हो रहे होते हैं या मीडियम में वहां पे सेल करते हैं एंजाइम अपने अंदर से स्टार्ट करेगा मतलब हम तो रिएक्शन मानेंगे डाइजेशन इज द रिएक्शन जो कि बिना एंजाइम के भी होता है तो स्लो होता है एंजाइम क्या करता है स्लो डाइजेशन को ऐसे मतलब है स्टार्ट करने का स्टार्ट नहीं करता बस करता है एंजाइम के अंदर अगर मैं बात करूं और कोई सवाल करो जो मॉडल है ये डॉट में से स्लाइडली स्पेसिफिक क्यों है जब आड़े इकडे कार्बन परत आड़े मथाने वाला नीचे से पिटाई कयो ओ समझी गाल तो बुझो ना काहे के हुक्म है ना निकल गाल समझी गाल बुझो समझी गाल और समझो अगर इकडे एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन लगेगा पंज कार्बन मैच करता 6 मैच ना तो बदलने के लिए दिखाएंगे अल्लाह गलत माइनिंग और लिखी हो हाइड ठीक है वो जगह बाइंडिंग दी हुआ है कार्बन कॉन्फ़िगरेशन एंजाइम के लिए हाइड करो ये बाहर मुझे तो मैंने समझाया बाहर के लिए बैंड दिया मेरे बैंड थोड़ी समझी ये अगर ये कार्बन ये बैंड दी वाले अंदर बाइंड में कर सकता पर जगह एक्टिव साइड आ तो मैं बाहर के लिए बैंड दे करे चल यार नहीं करेंगे करो पता जो आ रहा है कि प्रोनो तो एंजाइम एक सबस्ट्रेट को या उससे हाईली रिलेटेड किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है और सी वेरी जैसे बात करते हैं कौन सी वेरी को मानते हैं तीन टाइप के एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक स्लाइटली स्पेसिफिक एब्सोल्यूट स्पेसिफिक स्ट्राइक हाईली स्पेसिफिक हो गया कि भाई एक एंजाइम है एक सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है ये एंजाइम माल्टोज क्या है माल्टेज और ये माल्टोज को तोड़ने वाला कोई है ही नहीं सपोज करें माल्टोज को तोड़ने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में सपोज कर रहा हूँ करवा रहा हूँ और माल्टोज को तोड़ता है किसी और को तोड़ता ही नहीं एंजाइम का सबस्ट्रेट एक ही है और सबस्ट्रेट का एंजाइम भी दोनों एक दूसरे के अगर एंजाइम चला जाए कोई एंजाइम को यूज जैसे ग्लूकोज है ग्लूकोज के साथ फास्फेट जोड़ने वाला अगर ना आए तो दूसरा आ जाएगा ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाला ग्लूकोज के बहुत सारे एंजाइम हजारों एंजाइम है लाखों एंजाइम है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने वाले इसमें उसमें ग्लूकोज का कोई एक एंजाइम नहीं हाँ ग्लूकोज को फास्फेट देने वाला एक एंजाइम है एक्सोकाइनेज ग्लूकोज एक्सोकाइनेज क्या करता है ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन ग्लूकोज को क्या करता है अब ये एंजाइम स्पेसिफिक है बट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है सबस्ट्रेट ग्लूकोज को क्या अकेला यही एंजाइम कैटालाइज कर सकता है ये एंजाइम नहीं तो कोई और इसको कैटालाइज कर लेगा ये एंजाइम स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट माल्टोज के केस में मैंने क्या बात की ग्लूकोज एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट भी
क्या एग्जाम्पल मार्टोज नहीं है, गलत एग्जाम्पल दिया है, सपोज करवाया। असल एग्जाम्पल है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम जो क्या बनाता है? यूरिया। ऑर्निथिन साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल होती है। यहाँ पे जो यूरिएज है ना इतना स्पेसिफिक है, ये जिस प्रोडक्ट से यूरिया बनाता है अर्जिनिन से, तो उसको कोई यूज ही नहीं करता, यूरिया कोई बनाता ही नहीं। डिवाइड एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी इसके सबस्ट्रेट को कोई और एंजाइम यूज नहीं करेगा और ये एंजाइम कोई किसी और सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए, किसी और के लिए कोई तो कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। और हाईली स्पेसिफिक किसको कहेंगे? एंजाइम स्पेसिफिक को सबस्ट्रेट के साथ, इस सबस्ट्रेट में भी कैटालाइज बाय अनदर एंजाइम, ये तो स्पेसिफिक है ना। और लेस स्पेसिफिक किसको कहेंगे? एक ही एंजाइम, ये सबस्ट्रेट ठीक है, नहीं तो ये भी सबस्ट्रेट चलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है बहुत। कभी कभी क्लोज इनहिबिटर बन जाता है। अगर क्लोज सबस्ट्रेट इनहिबिटर बन जाए इन शॉर्ट एंजाइम लार्ज स्पेसिफिक एंड थोड़ा सबस्ट्रेट चेंज आया मैं आज लेस स्पेसिफिक नहीं, हाईली स्पेसिफिक है। आप कैसे कह सकते हो कि कार्बन का बाइंड कर नहीं हो सकता। तो जो हाईली स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं उनके अंदर जो क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट होते हैं, हेमिक होते हैं, वो इनहिबिटर कहलाते हैं। बात खोपड़ी में गई, बता बताओ, पते नहीं, अच्छे भी नहीं इनहिबिटर जब पढ़ाऊंगा अपना ही प्रोडक्ट इनहिबिट कर सकता है। कहाँ पे अटैच होंगे? एलोस्टेरिक के साइड पे अटैच होने, देखते साइड की शक्ल में चेंज आ सकती है। नया जो सबस्ट्रेट होगा वो बाइंड अगर हो भी जाए, एंजाइम कंप्लीटली उसके ऊपर बाइंड सही से क्या नहीं कर पाएगा, अपने आप को कंप्लीटली इंड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है उसके प्रोडक्ट के बाइंड होने से। उसमें पढ़ाऊंगा कि ये रेगुलेटरी है, एंजाइम आर रेगुलेटरी, मतलब अगर एंजाइम ने तेज रिएक्शन कर लिया तो क्या बढ़ गया, रिएक्शन या प्रोडक्ट? अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट इनहिबिट करेगा एंजाइम को, या जब प्रोडक्ट कम होगा जो ज्यादा हो जाता है प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, तो वो एंजाइम का मुंह बंद हो जाता है। कितना बंद हो जाता है, कितना खुला रहता है, वो खाना सही से अंदर ले नहीं सकता। मतलब अगर सबस्ट्रेट आ भी जाए तो सही से बाइंड नहीं, अगर 100% बाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट क्या हो गई है, घुस गई है, समझ आ रही है। तो एंजाइम कौन सी इनहिबिशन है जिसमें एंजाइम बाइंड तो करेगा सबस्ट्रेट के साथ, कैटालाइज नहीं कर पाएगा, यही है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक मतलब अपना ही प्रोडक्ट, अपना ही फीडबैक एंजाइम को क्या करेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के बाइंड होने से, पीछे से बाइंड होने से साइड 100% बंद नहीं हो जाती, उसको कंप्लीट इंड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, समझ आ रही है। मतलब कंप्लीट बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, बाइंडिंग तो होगी। ये सवाल 2025 में नहीं आए तो कभी नहीं आएगा। कौन सी इनहिबिशन है जिसमें बाइंडिंग तो होती है, कैटालिसिस नहीं होती? फीडबैक इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन, समझ आ रही है। इसी वजह से एंजाइम को एंजाइम का रेगुलेटरी, कौन सी देरी कह रही है, एंजाइम रेगुलेटरी नहीं है। बाहर से आज ले आओ इनहिबिटर, आके एंजाइम का मुंह बंद करो, एक्टिव साइट में किसी को बिठाओ तो एक्टिव साइट काम नहीं करेगी, तो एक्टिव साइट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इंड्यूस कह दिया एंजाइम रेगुलेटरी, अगर प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट अच्छे से बढ़ जाएगा, इनहिबिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एंजाइम काम बंद हो जाएगा, एक्टिव साइट काम सही नहीं करेगी। जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, चिपके हुए प्रोडक्ट को भी एलोस्टेट साइट से निकाल के यूज किया जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा जीरो, नीड बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट्स हाउ एंजाइम आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द दिस फॉर्मूला। आएगा समझ जो नहीं बदलेगा। सभी का भले में बदलेगा भाई। मैं अगर इस्लाम के अंदर इसका जो गैस्ट्रिक जूस है उसको ऐसे उठा के हाथ पे रखूं, हाथ में छेद बढ़ जाएगी, सुराख हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी, चल जाएगा सारे का सारा। स्टमक के अंदर स्टमक का एंजाइम नाच रहा है, तेरा बड़ा मजा है, बाहर मौसम है, दो क्योंकि एंजाइम जिस चीजों का बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है जैसे 2 पीएच होती है। मतलब उसके अंदर जो आयन है वही है जो 2 पीएच वाले हैं। मतलब एंजाइम का मीडियम और एंजाइम की अपनी बॉडी एक जैसी है। तो बताएं, जब मीडियम और एंजाइम एक जैसे तो एक दूसरे को फेल करेंगे, बात थोड़ी करेंगे। एंजाइम का तब है जब कोई आके जबरदस्ती के साथ एंजाइम के साथ क्या करे, बाइंड करे। मतलब एंजाइम की बाइंडिंग तोड़ेगा तो अपनी नई बाइंडिंग जोड़ेगा ना। एंजाइम का एक ग्रुप उठाएगा तो एक तगड़ा ग्रुप आके बाइंड होगा ना। मैं पढ़ाऊंगा जब डीनेचरेशन होती है, आयोनाइजेशन होती है, कोई अफेक्शन वाले आयन या मॉलिक्यूल या कुछ भी आके जबरदस्ती के एंजाइम के साथ चिपक के एंजाइम का नक्शा खराब कर देते हैं, एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन खराब कर देते हैं, एंजाइम के ग्रुप्स को अंडर कर देते हैं, एंजाइम की कमजोर बाइंडिंग को तोड़ दें, फिर टाइट बाइंडिंग को, और टाइट को और टाइट। अगर मैं कह रहा हूँ एक एंजाइम है जिसकी पीएच 2, कितनी है 2, उसको रख रहे हैं 2, 3 पर, 8 पर, 11 पर, सबसे पहले सबसे फास्ट कौन सी पीएच है इन तीनों में से जो एंजाइम का सबसे नाश कर देगी? 11 का जो डिफरेंस है और 3 का 2 का आसमान के जैसा है। जितना डिफरेंस होगा उतना कोहेजन, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग कैपेसिटी, ये OH आयन, IPH मतलब OH आयन ऐसे गोली की तरह एंजाइम के साथ चिपक के एंजाइम को तोड़ देंगे। अगर मैं एंजाइम को इस पीएच में रखूं, इस पीएच में रखूं तो थोड़ी चेंज किया मैंने पीएच, मतलब थोड़ा डिफरेंस है आयन का, अगर थोड़ा डिफरेंस है तो बाइंडिंग होगी भी। तो ये आयन कहेंगे यार इतनी ताकत हमें नहीं कि एंजाइम को तोड़ सकते, बाहर जुड़ तो सकते हैं, तो आके चिपकने लगेंगे। कहाँ पे देखेंगे? ये सल्फाइड बॉन्ड इसको कौन तोड़ेगा? हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन कमजोर बॉन्ड है, उसको तोड़ के वहां चिपक जाए। जो कमजोर बॉन्ड होगा, जो आयन है थोड़ा डिफरेंस है तो उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो थोड़ी चेंज इन पीएच एंजाइम के अंदर क्या हो जाएगी? आयन चिपकेंगे। आयोनाइजेशन, क्या मैं कहूँ कॉन्फिगरेशन है गॉन, इसका नेचर खत्म। एंजाइम सबस्ट्रेट को कहेगा, सबस्ट्रेट कहेगा मैं आ गया, माल्टोज, तुम माल्टेज, कहेगा मैं माल्टेज आ गई, तुम कौन हो? कहेगा मैं वही हूँ माल्टोज, देखो कह मेरा नक्शा देखो, है वही ग्रुप, कैसे बाइंड करूं आपके साथ? हशर किसने किया? हशर भाई पीएच ने किया। तो थोड़ी चेंज इन पीएच में एंजाइम के साथ आयन चिपक जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, एंजाइम रिएक्शन करने के बाद और एंजाइम कमिटेड नहीं होगा। एक बार एंजाइम बना तो बना, दूसरी बार वो एंजाइम रिपेयर नहीं होगा। नया एंजाइम मॉडल करो, नया बनाओ, एंजाइम करो। अच्छा, अगर बड़ी चेंज आ जाए पीएच में, इतनी चेंज तो क्या होगा एंजाइम के साथ? आयोनाइजेशन या डायरेक्ट डिनेचरेशन? अच्छा, 2 पीएच पे एंजाइम काम कर रहा है, मींस 2 पीएच इज ऑप्टिमम पीएच फॉर दैट एंजाइम। अगर एक एंजाइम की 7 पीएच है, 6.8 है, सलोरिया माइलेज इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले एंजाइम की, या 8-9 पीएच है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की, पैंक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, हेमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लिपेज, ऐसे पीएच पे काम करते हैं। इनको अगर 3 दे दें तो
क्योंकि ये क्या है से आके झटके चिपकेगा, मसला होगा। तो ऑप्टिमम पीएच पे वर्क कितना होता है एंजाइम का? मैक्सिमम मतलब slight change in pH enzyme आपसे गया, और slight change in temperature enzyme आपसे नहीं गया। टेम्परेचर क्या करता है एंजाइम के साथ? भाई एंजाइम में बॉन्डिंग होती है, कार्बन बॉन्डिंग, सल्फाइड बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग ये होती है ना, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होता है। अगर टेम्परेचर दे दे 37 सेंटीग्रेड, एंजाइम पूछ रहा है, खुशी कर रहा है, बेहतरीन खुशगवार मौसम है, 37 सेंटीग्रेड, मेरे तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कुछ नहीं हो रहा, हमारे एंजाइम 37 पे काम कर रहे हैं ना, मतलब एंजाइम को कुछ भी नहीं, मतलब ये टेम्परेचर एंजाइम के जो ग्रुप लगे हुए हैं इतने टाइट है कि 37 को नॉर्मल समझते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर 72 सेंटीग्रेड पे, 72 सेंटीग्रेड पे, 70 सेंटीग्रेड पे कह रहे नाच रहे हैं, सही है। मतलब क्या है? मसला ये है कि बैक्टीरिया के एंजाइम अगर प्रोटीज ले लें और हमारा प्रोटीज ले लें, प्रोटीन को तो दोनों डाइजेस्ट करेंगे, मगर वो ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर ज्यादा टाइट बॉन्डिंग है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी वीक बॉन्डिंग कम होगी, उसके अंदर रिप्लेस बॉन्डिंग होगी, टाइट बॉन्डिंग, मगर सस्टेंशन ऑफ टेम्परेचर, हीट एनर्जी, समझ आ रही है? जो था अगर ऐसा हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए, ऑप्टिमम में काम 100%, प्लांट का 35 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम, वो 35 पे काम करते हैं, 25 से 35, हमारा 37 है, 98.6 फारेनहाइट। बैक्टीरिया का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का 72 है, तो जिसका जो टेम्परेचर है वो वहां पे खुश है, मतलब उस एंजाइम को बनाया ऐसा गया है कि ये इसके टाइट बॉन्डिंग ये रह जाएगा, समझ आ रही है? तो हमारे एंजाइम को अगर 72 सेंटीग्रेड दे दिया जाए, और दिया था पीसीआर में हमने लिया था, हमने रिप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए को टेम्परेचर दिया 94, डीएनए टूट गया, हमारे एंजाइम टूट गए, हमने दूसरे एंजाइम लेके 72 सेंटीग्रेड पे रखे कि डीएनए से डीएनए बन जाए, और हमारे एंजाइम 72 में बिगड़ गए। 60 सेंटीग्रेड के बाद हमारे एंजाइम मेल्टडाउन हो जाते हैं, 55-60 से डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाता है, सारे एंजाइम जितने भी टाइट एंजाइम हमारे एंजाइम के सारे प्रोटीन है वो बिगड़ने लगते हैं, इंसान ही बिगड़ने लगता है। अच्छा ये बात बता रहा हूँ, बॉडी में डीनेचरेशन स्टार्ट होती है, बॉडी प्लस से डीनेचरेशन स्टार्ट होती है, 60 का कुछ भी नहीं बचता, सिस्टम था बिगड़ जाती है सारी बॉडी। अगर पानी में बॉइलिंग वाटर में इंसान को रख दे क्या हो जाएगा? ऐसा 1 घंटे में थोड़ी, 10 घंटे, 20, 30, 40, 50 घंटे, 40 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर स्टार्ट करेगा बिगड़ने को, 40 से ऊपर। अच्छा बात काम की सुनिए, प्लांट का भी 40 से ऊपर डीनेचरेशन स्टार्ट, और कुछ प्लांट 40 से ऊपर डीनेचरेशन नहीं होने देते, कहते हैं नहीं होने देंगे आप, वो क्या करते हैं, प्लांट का साथ होता है एंजाइम के साथ, एंजाइम को कहते हैं तुम अंदर काम करो, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा, भाई कैसे? तो कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन बनाएंगे, तो सारी हीट को बाहर ले एब्जॉर्ब कर लेगी, अंदर हीट आएगी, एंजाइम कैसे टूटेंगे, सेल कैसे टूटेंगे, बट वो प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, हम बस सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जितना पड़ता है। चैप्टर पूरा करना अभी समझो 70% चैप्टर दी हो जवान हमारा करा रही है देव करा चलाएंगे देव आकना चैप्टर पूरा अरे इंसान से पढ़ो ही ना क्या क्लास खत्म ना है जो बाल आके बुला रहे वैसे तो होशियार हो दोनों दांगे फिर तो इन्हें करे करो क्या सवाल नहीं कुछ तो दोनों दांगे है याद है पढ़ो क्या कहानी देख नहीं ना जरा आने पढ़ो थोड़ा कम में भेजा रहे सवाल दिया नहीं
अरे ठहरा यार पाण में हूँ तव्हांखे मां छो न ॻाल्हाईंदुमि यार